हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2024, 23, 22, 19 इन सभी लगभग जो है 4 सनों में पूछा हुआ है। तो आप इसको देखेंगे कि किस तरह से अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या सिद्ध होगी। दूसरे रूप में भी यह प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो अंडर रूट टू को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि किस तरह से इसको करेंगे। तो अंडर रूट टू को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसको अपोजिट में मानते हैं। अंडर रूट टू को मानते हैं कि यह परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखते हैं माना माना अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है। माना अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है। तो अगर यह परिमेय संख्या है तो हम इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात a बाई b के रूप में भी लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए अंडर रूट टू बराबर a अपान b। a अपान b है, तो इसका मतलब यह परिमेय संख्या है। तो अगर यह परिमेय संख्या है तो a b सहभाज्य संख्याएं हैं और बटे में कभी शून्य नहीं होता है। इसका मतलब b इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जहां जहां a b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ए बी जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ देखते हैं अंडर रूट टू ए अपान 20, जहां ए बी सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, और इसमें जो है b शून्य के बराबर नहीं है, क्योंकि भिन्न का हर कभी शून्य नहीं होता है। तो इसका मतलब जबकि यह जो है b शून्य के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं शून्य के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हम b का गुणन करते हैं अंडर रूट टू के साथ। तो यह हो जाएगा अंडर रूट टू b इक्वल टू a। तो यह मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग किया जाता है। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो इधर 2 की घात लग जाएगी, इधर 2 की घात, तो करड़ी का वर्ग हुआ करड़ी हट जाता है, तो इसलिए यहाँ 2 हो जाएगा। और b का वर्ग हुआ तो b स्क्वायर बराबर जो है a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a का स्क्वायर हुआ तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो यह जो है एक नया समीकरण प्राप्त हो जाता है। या मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। तो इस 2 समीकरण में देखा जा रहा है कि b स्क्वायर के साथ 2 का गुणांक प्राप्त हो रहा है, अर्थात 2 वास्तविक संख्या अर्थात पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब अगर b स्क्वायर के साथ 2 का गुणांक है तो इसका मतलब a स्क्वायर के अंदर भी 2 से कटने वाली संख्या होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो है अतः 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो यहाँ पर अगर b स्क्वायर के साथ 2 का गुणांक है तो इसका मतलब 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 a को भी
विभाजित करेगा। तो अगर 2a² को विभाजित करता है तो इसका मतलब 2 जो है a को भी विभाजित करेगा। क्योंकि आप यूं समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं 2 इंटू 2b² है, मान लेते हैं ये स्क्वायर का मान जो है 6 का स्क्वायर है। तो 6 का स्क्वायर है तो 2 जो है 6 को काटता है, तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर है, इसका मतलब 6 गुणे 6, इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो 2 से अगर 6 कट रहा है तो एक ही 6 जो है 2 से कट रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर घात हट गया तो भी वही संख्या है। तो इसका मतलब अगर a² 2 से कटता है तो यह a को भी जो है विभाजित करेगा, क्योंकि 2 अगर a² को विभाजित करता है तो इसका मतलब घात हटा देंगे तो भी जो है 2a को विभाजित करेगा। तो अब जो है पुनः पुनः a बराबर 2c, a बराबर 2c समीकरण 2 में रखने पर, तो अब हम जो है a का मान 2c लेकर के a की जगह पर लिखते हैं समीकरण 2 में, और इसके बाद हल करके देखते हैं कि किस तरह का परिणाम जो है प्राप्त होता है। तो अब इसमें देखा जा रहा है कि समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या है, 2b² बराबर a² जो है समीकरण 2 है। अब इस समीकरण में हम जो है a की जगह पर 2c लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2b² बराबर a की जगह पर 2c, और बाहर से 2 की घात लगा देते हैं। अब इसको हल करते हैं तो 2b² बराबर 2 का वर्ग हुआ 4 हो जाएगा, और उसके साथ जो है c² हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 का जो है गुणन हो रहा है, तो इधर ले जाएंगे, भाग कर देंगे, तो यह b² बराबर हो जाएगा 2c²। तो अब हम देख रहे हैं कि c² के साथ 2 का गुणन है, तो अगर c² के साथ 2 का गुणन है तो 2 जो है b² को विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः 2 b² को विभाजित करेगा। अब जो है c² के साथ 2 का गुणन है, इसलिए 2 जो है b² को विभाजित करेगा, और जब 2 b² को विभाजित करेगा तो यह जो है b को भी विभाजित करेगा। तो इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा। तो अगर 2 b² को विभाजित करेगा तो 2 जो है b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं दो जो है a को भी विभाजित करता है और 2 b को भी विभाजित करता है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं अतः a अरे अतः 2 a तथा b दोनों को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर अगर 2a को भी विभाजित कर रहा है और 2a को भी विभाजित कर रहा है और 2b को भी विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 2ab दोनों को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर आपने लिखा है कि परिमेय संख्या के अंश हर में एक के सिवाय किसी संख्या से भाग नहीं जाता है। तो यहाँ हर अंश दोनों में 2 से विभाजन हो रहा है, तो इसका मतलब यह परिमेय संख्या नहीं है बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अब यहाँ पर अतः 2a तथा b दोनों को विभाजित करेगा, परंतु a
बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो है दो ए बी दोनों को विभाजित कर रहा है, परंतु ए बी जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका मतलब ये विभाजित करना असंभव है। तो असंभव है तो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होता है। तो विरोधाभास की स्थिति में जो है यह परिमेय संख्या न होकर के अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः विरोधाभास उत्पन्न होता है। इसलिए अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। अब चूंकि यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए यह अंडर रूट टू परिमेय संख्या न होकर के क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यह सिद्ध हुआ, सिद्ध। यह भी जो है 4 बार यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 12, इसमें जो है अंडर रूट 3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसलिए अंडर रूट 3 को हम परिमेय संख्या मानते हैं। तो यहाँ हल में देखिएगा, हल माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो अगर यह अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको p बाई क्यू या a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए अंडर रूट 3 बराबर a अपान b, जहां a b सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब ए बी जो है सहभाज्य संख्या है, क्योंकि जब परिमेय संख्या हुआ तो परिमेय संख्या के अंश तथा हर का महत्तम 1 होता है। तो जब दो संख्याओं का महत्तम 1 होता है तो वह दोनों संख्याएं जो है सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तथा किसी भी भिन्न का हर कभी शून्य नहीं होता है। तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 और b का मान शून्य नहीं होगा। तो अब यहाँ b का भाग हो रहा है, इधर ले जाएंगे b का गुणा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा अंडर रूट 3b बराबर a। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3 b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ अंडर रूट 3 का वर्ग होगा तो 3 हो जाएगा और b का वर्ग होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा बराबर a स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि b स्क्वायर के साथ a का गुणन हो रहा है, तो इसका मतलब b स्क्वायर के साथ 3 का गुणन हो रहा है, तो इसका मतलब 3 जो है a स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखते हैं अतः, यह समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अतः 3 a स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि b स्क्वायर के साथ 3 का गुणन हो रहा है, तो इसका मतलब 3 जो है a स्क्वायर को विभाजित करेगा।
तो 3 जब ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो इसका मतलब 3 ए को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 3 ए को भी विभाजित करेगा। तो अगर 3 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3 जो है ए को भी विभाजित करेगा। तो अब हम जो है पुनः ए का मान 3c लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुनः ए बराबर 3c समीकरण 2 में रखने पर। तो ए बराबर 3c समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यहाँ लाते हैं 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यह समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें हम ए का मान 3c लिखते हैं। तो 3b स्क्वायर बराबर 3c का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर जो है 3b स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग होगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और c का वर्ग c स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर 3 का गुणन हो रहा है, इधर ला करके भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 3 त्रिक 9 3c स्क्वायर। तो इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो अब देखा जा रहा है कि c स्क्वायर के साथ 3 का गुणन हो रहा है, तो इसका मतलब यह 3 जो है b स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः 3 b स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि c स्क्वायर के साथ 3 का गुणन हो रहा है, तो इसका मतलब यह 3 जो है b स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो 3 यदि b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3 जो है b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं इसलिए 3 b को भी विभाजित करेगा। तो 3 b स्क्वायर को अगर विभाजित करता है तो इसका मतलब 3 जो है b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है अतः 3 a तथा b दोनों को विभाजित करेगा। अब यहाँ जो है 3 a को भी विभाजित करता है, 3 b को भी विभाजित करता है, इसका मतलब 3 a b दोनों को विभाजित करेगा। तो अब आगे देखते हैं। विभाजित करेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि यह ए बी परिमेय संख्या है, तो यह किसी संख्या से विभाजित नहीं होती एक के अलावा। तो इसका मतलब यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ लिखेंगे अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है क्योंकि ए बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब क्योंकि जो है ए बी सहअभाज्य संख्याएं हैं,
तो इसका मतलब यह √3 परिमेय न होकर के क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया, सिद्ध। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, जो कि 2024 में आया हुआ है। इसमें जो है 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो हल में लिखते हैं, तो इसको हम इसके विपरीत मानते हैं, अर्थात सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या तो इसको परिमेय संख्या मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना, माना 2√3 एक एक परिमेय संख्या है। माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब हम इसको p/q के रूप में या a/b के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें आप जानते हैं भिन्न का हर कभी शून्य नहीं होता है, मतलब नीचे वाला शून्य कभी नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 2√3 बराबर a/b, जहां a b सह अभाज्य संख्याएं हैं, a b सह अभाज्य संख्याएं, तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b का मान शून्य नहीं हो सकता, अर्थात भिन्न का हर कभी शून्य नहीं होता है। तो अब हम जो है यहाँ b का भाग हो रहा है, इस साइड में लाएंगे, गुणन हो जाएगा। तो जब इसका इधर गुणा करेंगे तो 2√3b, नहीं इसका गुणा इधर नहीं करेंगे, सॉरी, यहाँ √3 के साथ 2 का गुणन हो रहा है, तो इस साइड में ले आएंगे तो 2 का भाग हो जाएगा, तो इसलिए √3 बराबर हो जाएगा a/2b। तो a/2 में 2b में 2ab यह सभी पूर्णांक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 2ab पूर्णांक है, इसलिए a/2b एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है एक परिमेय संख्या होगी तथा √3 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु यहाँ पर आप जानते हैं कि कड़ीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है, तो इसका मतलब यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अतः परंतु विरोधाभास उत्पन्न होता है, परंतु विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है।
तो आप जानते हैं किसी अपरिमेय संख्या के साथ अगर किसी संख्या का गुणन हो रहा है, भाग हो रहा है, जुड़ रहा है, तो वह सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो अब यहाँ पर जो है 2 के साथ √3 का गुणन हो रहा है, तो इसका मतलब 2√3 अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगी, सिद्ध हुआ। तो सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 14 में आप लोग देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसलिए इसको हम पहले परिमेय संख्या मानेंगे। तो हल में लिखते हैं, माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। तो इसको अगर परिमेय संख्या मानते हैं तो इसका मतलब ये है, इसको एक परिमेय संख्या मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इसको p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए 6√3 बराबर a/b, जहां ए बी सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 और b शून्य के बराबर नहीं, क्योंकि भिन्नात्मक संख्या में हर कभी शून्य नहीं होता है। तो अब लिखेंगे, इस b का इधर भाग हो रहा है, इधर ले जाएंगे गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा b का, अरे नहीं b का गुणा नहीं करेंगे, सॉरी, यहाँ जो है √3 के साथ 6 का गुणन हो रहा है, तो इधर ले जाएंगे भाग दे देंगे। तो यहाँ √3 बराबर a/6b। तो अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि 6ab सभी जो है पूर्णांक है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः 6ab पूर्णांक है। अब यह जो है तीनों अगर पूर्णांक है तो इसका मतलब a/6b एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए a/6b एक परिमेय संख्या होगी। तो अगर 6ab पूर्णांक है तो इसका मतलब a/6b एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा √3 अर्थात करणीगत संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं होती है, तो यह परिमेय संख्या है तो यह भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यह जो है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखा जाएगा, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या होगी, परंतु विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि √3 कणीगत संख्या है, ये अपरिमेय संख्याएं होती है, परंतु विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः √3 एक, परंतु विरोधाभास उत्पन्न होता है
आता है 6√3 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। सिद्ध हुआ।